ओके, तो आज का पहला सवाल यही है कि ओ ए, ओ बी और ओ सी तुम्हारा तीन वेक्टर है, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा। ओके, और ये एक सर्कल है तो इसका लेंथ क्या बोलोगे, रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, ये भी आर, ओ ए भी आर, ओ बी भी आर और ओ सी भी तुम्हारा आर लेंथ का होगा। ठीक है, तो क्या बोलोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी इक्वल टू आर। ठीक है, अगर इस वेक्टर को देखोगे तो सवाल ऐसे भी तो बन सकता है यहाँ से कि एक वेक्टर तुम्हारा ओ ए है, एक वेक्टर तुम्हारा ओ सी। क्या हुआ सर, ओ ए आई कैप प्लस ओ बी जे कैप ओ सी जे कैप और एक हमारा इधर की तरफ ओ बी। √2 + 1। इसका ना ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, जैसे 2r, बी का r1 + √2, सी दे देता हूँ r√2 और डी है तुम्हारा r√2 - 1। सर बी सर होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर बी। बी राइट आंसर। सर एच वर्मा में है ये। हाँ, हाँ सर, एच वर्मा में और क्लिप में भी दिया था क्लिप सर। में भी दिया हुआ है और ये तुम्हारा नीट प्लस आईआईटी, ठीक ना, दोनों में पूछा हुआ सवाल है। सर मॉड्यूल में भी है। हाँ, बहुत वेल नोन है ना, तो वो हर एक जगह होता है। तो इसका तो आंसर ही याद रखा करो इस टाइप का, अगर सेम से होता है तो क्या होता है। ये जब हम क्लास 12 में पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वहां पर ऐसा बहुत सारा सवाल है। ठीक है, समझ में आया इसको कैसे करना है। देखो, जिसको समझ नहीं आया वो समझो इसका सोल्यूशन समझो। तो अब देखो, सर्कल था, ये सेंटर पॉइंट है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। ठीक है, तीनों आपस में 45 डिग्री 45 डिग्री और सबका लेंथ सेंटर से है ना सर्कल का, तो आर आर ही लेंथ होगा। ओके, अब देखो तुम्हें ऐसा पढ़ाया गया है क्या, इसको अगर हम बाहर निकाल ले, सर्कल से बाहर निकाल ले, ये आर हो गया, ये आर हो गया। ओके, और एक इधर आर हो गया। तीन वेक्टर का रिजल्टेंट एक साथ निकालने के लिए आता है क्या तुम्हें, तीन वेक्टर का रिजल्टेंट एक साथ नहीं है पता तुम्हें। ठीक है, तीन वेक्टर नहीं किया, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा एक साथ में। तुम्हें जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, रिजल्टेंट का अगर दो वेक्टर ए और बी होता है, ठीक है, तो a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। ठीक है, ये कब का होता है बताओ, सिर्फ दो वेक्टर के, ए और दो वेक्टर होता है। यहाँ पे दोनों वेक्टर क्या है। अब यहाँ पर हमें इसे क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे समझना पड़ेगा, एक बार में हम दो ही वेक्टर को ले सकते हैं। ठीक है, तो बताओ हम कौन सा वेक्टर को ले, ओ ए को सिलेक्ट करें कि ओ बी को, क्या ओ सी को। अगर तुम इसको इस टाइप का कॉम्बिनेशन बना लेते हो, ओ ए और इधर तुम्हारा ओ सी प्लस, फिर हम एक वेक्टर इधर ले लेते हैं ओ सी। ठीक है, अगर इस तरीके का हम वेक्टर का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, वेक्टर को हम पहले दो को ऐड करेंगे, पहले हम वेक्टर ओ ए और ओ सी को ऐड करेंगे, फिर हम ओ सी को उसके साथ ऐड करेंगे। तो बताओ ओ ए और ओ सी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा बताओ, इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √a² + b² और दोनों का मैग्नीट्यूड r और r। हाँ, तो r² + 2 इंटू r इंटू cos 90 डिग्री। cos 90 वाला तो टर्म जीरो हो जाएगा और यहाँ से ये हमारा RES करके लिख लो कुछ रिजल्टेंट। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2r², बाकी टर्म तो जीरो हो जाएगा, यहाँ से r√2 आ जाएगा। ठीक है,
ये आर रूट टू क्या हुआ। अब देखो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हुआ, इन दोनों को मैंने रिजोल्व कर दिया और क्या निकल गया हमें, ये वाला मिल गया। अब हमारे पास ये वाला, अब हमारे पास आगे क्या करना है हमें, ओ ए वेक्टर, ये इसको हम बोल देते हैं कुछ ओ एक्स वेक्टर, चलो बोल देते हैं इसको, इधर जो रिजल्टेंट आया ओ एक्स बोल दिए, और ओ सी वेक्टर, और इधर हमारा ओ सी वेक्टर था। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है बताओ, ओ ए और ओ सी। अगर तुम देखो, तुम्हें एक बताया था, तरीका बताया था, अगर दो वेक्टर है, ठीक है, दोनों वेक्टर, अगर दो वेक्टर है, ऐसे करके दो वेक्टर है, ये वेक्टर सपोज आर है और ये वेक्टर हमारा आर है, ठीक है ना, अगर ये एंगल सपोज थीटा है, अगर दोनों वेक्टर सेम होता तो रिजल्टेंट क्या होता बताओ, एंगल बाय सेक्टर पे निकलता है कि नहीं, थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 से निकलेगा रिजल्टेंट, होगा। और जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताया था वो होता है 2r cos थीटा बाय 2। तुम यहाँ से भी करते तो तुम्हारा आंसर बहुत आसानी से मिल जाता, ठीक ना, सीधा का सीधा आर आर होता, इतना करने का जरूरत नहीं था। 2r और cos 90 डिग्री बाय 2, cos 45 कितना होता है 2r इंटू 1/√2, इसी को हम √2 इंटू आर लिख लेते हैं। और जो हम थीटा बोलते हैं वो इक्वल बाइसेक्टर पे टूटता, मतलब ये एंगल कितना होता 45 डिग्री होता कि नहीं, और ये वाला भी कितना 45 डिग्री, ठीक है। और बताओ ये वाला जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ ओसी कितना था, ये वेक्टर, ये वाला जो ओसी है ये भी कितना है हमारा 45 पे है। तो ये दोनों वेक्टर जो है ये बस आपस में कितना सेम ही, अगर हम इस वेक्टर को शिफ्ट करें तो ऐसे करके हम इस वेक्टर को ना शिफ्ट कर सकते हैं कि ओ एक्स वेक्टर और हमारा इसी पे लाई कर रहा है ओसी वेक्टर, इसी पे हमारा क्या है ओसी वेक्टर। तो थीटा दोनों के बीच में कितना है बताओ 0 डिग्री, ठीक है। जब हमारा थीटा 0 डिग्री होता है तो हम रिजल्टेंट क्या करते हैं बताओ, दोनों का ऐड कर देते हैं ना, ओ एक्स वेक्टर थोड़ा सा कैसे बताएंगे जरा, लिंक कट गया था। ओ सी वेक्टर को हम ऐड कर देते हैं। देखो दो वेक्टर, अब यहाँ पे टोटल 3 वेक्टर है, रिजल्टेंट निकालने के लिए तुम क्या करते हो, दो वेक्टर का फॉर्मूला जानते हो, तो दो वेक्टर का पहले निकाल लो। पहले हमने जो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे ओ ए और ओ सी का निकाला, ठीक है, ओ सी को भी छोड़ दिया, तो इनसे जो रिजल्टेंट निकला ओ ए और ओ सी से रिजल्टेंट जो निकला, अब दोनों का मैग्नीट्यूड आर है और एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट निकालोगे तो r√2 आ जाएगा, ठीक है। वो किधर होगा हमारा ओ सी के अलोंग ही होगा, ठीक है। अब बताओ ओ सी कितना है हमारा, ओ सी जो है हमारा वेक्टर वो हमारा एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री पे है, और हमारा रिजल्टेंट भी 45 डिग्री पे आया है कि नहीं, ये दोनों आपस में अगर एक्स एक्सिस के साथ देखे 45 है, तो दोनों के दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हुआ, दोनों आपस में पैरेलल में ही है ना, ये वेक्टर आपस में पैरेलल में ही है, ओके। वेक्टर को शिफ्ट किया गया तो इसके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हम इस वेक्टर का जो नेट रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है, ओके। अभी दो को हमने रिजल्व कर दिया तो नेट रिजल्टेंट निकालेंगे, तो बताओ क्या आता है, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 हो, ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आता है a+b आता है, बताओ। बताया था ये, अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो cos थीटा यहाँ पे रिजल्टेंट की जगह पे 0 रख लेना, ठीक है ना, cos 0 तो a+b का होल स्क्वायर रूट के अंदर बन जाएगा, तो बाहर निकलेगा तो वो a+b होगा, ठीक है। तो एक रिजल्टेंट जो ओ एक्स आया है हमारा वो r√2 आया है, और ओ सी जो वेक्टर है वो r आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को दोनों से r कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1+√2, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा डी, ओके। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन कोसाइन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बताया था, रिवाइज कर लेना, वहां से सवाल आ रहे हैं। एक सवाल ये बताया था तुम्हें कि इस टाइप से अगर रहता है, इधर हमारा P है, इधर हमारा Q है, और इधर हमारा R है, ठीक है, और ये एंगल हमारा अल्फा ले लेता हूँ, सपोज इसको बीटा ले लेता हूँ, इसको गामा ले लेता हूँ, तो बताओ हम इसको क्या फार्मूला, कैसा फार्मूला लिखते हैं, कुछ बताया था इस टाइप से इक्विलिब्रियम वाला है तो कुछ sin alpha is equal to P डिवाइडेड बाय sin alpha. हाँ साइन अल्फा इक्वल टू, फिर बताओ Q के लिए क्या बोलोगे, डिवाइडेड बाय sin बीटा होगा. साइन बीटा, और R इक्वल टू साइन गामा। sin gamma. अब ये सब ना डायरेक्ट रिजल्ट है, तो एग्जाम में ना इसको सॉल्व करने के लिए मत बैठ जाना, ठीक है,
मैंने इसका ड्राइव करवाया था। ये सब वेल नोन रिजल्ट है, तो इसे तुम्हें याद करना पड़ेगा। ओके, अच्छा ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अगर मैं कुछ ऐसा पूछ लूँ कि वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस ए कर दूं, ठीक है, और ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, जीरो होगा सर। तो 0 तो इसका आंसर क्या होगा? अच्छा 0। वेरी गुड। तो ये सब चीज करवाया था। तो चलो ये तो थोड़ा बहुत रिवीजन था, जो कि हम डाउट क्लास में शाम में अगर टाइम मिलेगा तो और ऐसा कुछ रिवीजन करवाते रहूंगा। और अभी हम अपना मेन क्लास जो है ना उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ओके, और आज के क्लास में जो मैं अभी करवाऊंगा वो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन अगले एग्जाम में तो आएगा और काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। सर आज थ्योरी होगा ना? थ्योरी भी होगा, न्यूमेरिकल भी होगा, जहां तक हम पहुंच पाएंगे इसके करेंगे। सम यूनिट वेक्टर, अगर ये हमारा डायरेक्शन नॉर्थ है, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ, पेज पर तो यही डायरेक्शन होता है, ठीक ना, कॉपी के ऊपर जो हम सॉल्व करते हैं। तो ये वाला जो डायरेक्शन देखो, अगर 45 होता है ऐसे करके, अगर तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट ऐसे करके लिखा हुआ, नॉर्थ ईस्ट लिखाओ या ईस्ट नॉर्थ लिखाओ, बात बराबर है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये समझ लेना। ओके, अगर ऐसा करके कुछ लिखा हुआ मतलब आपस में 45 डिग्री, तो इसके तरफ डायरेक्शन क्या होगा? साउथ ईस्ट के तरफ हमारा यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने वाला, ठीक है। वेस्ट और नॉर्थ के तरफ डायरेक्शन क्या होगा, और वेस्ट और साउथ के तरफ कैसे होगा? जैसे तुम ये तो बता देते हो, अगर मैं बोलता हूँ कि ये एक्स के तरफ है तो यहाँ पे आई कैप लिख देते थे तुम, वाई के तरफ लिखना होता था तो जे कैप बोल देते थे इसकी तरफ यूनिट वेक्टर, और इधर जेड की तरफ क्या लिख देते थे? के कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जानते हो मैग्नीट्यूड 1 होता है, बस डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। तो बताओ इसके तरफ क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करो, बताओ। सर नॉट आई कैप होगा, जे कैप होगा। नॉर्थ ईस्ट में पूछ रहा हूँ, ठीक है, इधर बताना है, इस लाइन का, इस लाइन का डायरेक्शन। ओके, सर आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट ओवर 2। हाँ, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2, ठीक है। अब ये सब चीज हम बार बार निकालेंगे नहीं, साउथ वेस्ट दे दिया, इसके तरफ डायरेक्शन क्या होगा? यही होगा। ये यहाँ से तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो अभी ये तो पेज पे है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इधर बोलोगे तुम आई कैप है, इधर जे कैप है, इधर की तरफ माइनस आई कैप है, ठीक है, और नीचे में माइनस जे कैप है। तो यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर का ऐड और डिवाइडेड बाय उसका वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स नहीं दे रहा है। सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, बीच बीच में कट गया। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेक्टर क्या है जाएगा? इसके तरफ वेक्टर क्या है बताओ? आई प्लस जे है और डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सेम बताओ साउथ ईस्ट में क्या होगा? आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट 2 होगा। ओके, होगा। अब बताओ कि वेस्ट साउथ में क्या होगा? वेस्ट और साउथ में क्या होगा? माइनस है कि माइनस जे कैप डिवाइड। माइनस आई कैप माइनस जे कैप बाय रूट 2। चलो वेस्ट और नॉर्थ में क्या? माइनस आई कैप प्लस 2। माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2, ठीक है। ये सम यूनिट वेक्टर था, ठीक है। और अगला क्या बताया था तुम्हें? स्पेस डिस्टेंस,
स्पेस डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी। vs के बारे में क्या बताया था, याद है? डेल्टा v dx बाय डेल्टा dx। इंटीग्रेशन ऑफ v ds डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ds, यहाँ पे s पोजीशन, ठीक है। और क्या बताया था तुम्हें एवरेज वेलोसिटी के बारे में, ये था टाइम एवरेज। सर स्पेस और एवरेज वेलोसिटी के बारे में क्या बताते याद? एक बताया था टाइम एवरेज, टाइम एवरेज वेलोसिटी, ठीक ना। इसका आता है वी टी करके, तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ से इफ एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 देन स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, बताओ। अरे s इक्वल टू यू टी जो पढ़ रहे हो, ठीक है। मैक्सिमम होगा क्या? हाँ, अरे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, ठीक है। यही तो तुम पढ़ते आ रहे हो, जब भी एक्सीलरेशन हमारा 0 होता है तब स्पीड हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बटा है, ठीक है। इफ एक्सीलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, देन तब क्या होता है, हम देन इक्वेशन ऑफ मोशन आता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। और इसके बाद इफ एक्सीलरेशन इक्वल टू वेरिएबल, तब हम क्या करते हैं, देन कैलकुलस, यानी कैलकुलस में क्या अप्लाई करते हो, देन कैलकुलस हटा दो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अगर हमारा एक्सीलरेशन वेरिएबल है तो देन हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें 3 पॉइंट समझ में आना होगा। अभी देखो एक्सीलरेशन जब कांस्टेंट है तब हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, जब एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट है तब हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी तुम ज्यादा नहीं जानते हो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, अभी हम उसी के ऊपर जाएंगे। जब एक्सीलरेशन, इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे एवरेज वाला में, वहीं पर तो हम लगा रहे थे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, मेन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। जब मान लो कि एक्सीलरेशन तुम्हारा 0 है तो ये टर्म तुम्हारा 0 हो गया, ठीक है। एक्सीलरेशन कब 0 होता है, एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या है, हमारा वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म है कि नहीं। अगर कोई यूनिफॉर्म एक ही वेलोसिटी से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है, तो वो चीज हमारा क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। उस जगह पर एक्सीलरेशन 0 होता है, तब हमारा होता है s इक्वल टू यू टी होता है, ठीक ना। s क्या होता है, डिस्टेंस u क्या होता है तुम्हारा, स्पीड, ओके, स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, और t तुम्हारा क्या होता है, टाइम, ओके। तो यही पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पे। तो इन सारे चीज को, इस सारे पॉइंट को ना अब 1 बाय 1 हम डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तब तुम्हें समझ में आएगा एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, ओके। तो यहीं से तुम्हारा स्टार्टिंग हो जाता है इक्वेशंस ऑफ मोशन का। उससे पहले भी कुछ फील ले सकते हो तुम, ओके। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत और हम एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ऊपर का स्क्रीन दिखाए, बस 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 सर, बस सर, ठीक है सर। थोड़ा सा तुम्हें मतलब ये सब चीजें मैं वापिस करवाऊंगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन में एक बार हम एक्सीलरेशन को थोड़ा सा हम डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं वापस से, क्योंकि एक्सीलरेशन का बहुत बड़ा गेम है। जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, जैसे v के ऊपर लगा, ये हमने वेलोसिटी लिखा,
ठीक है, बताओ वेलोसिटी क्या होता है? जिसके पास डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, वो हमारा वेलोसिटी होता है। अगर हम ऐसे वेलोसिटी के ऊपर मैग्नीट्यूड लगा दिए तो ये चीज क्या होगा? ये तो हमारा स्पीड। अगर स्पीड हो तो स्पीड के पास क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ओके, अगर हम ऐसे करके लिख रहे हैं dv/dt, तो इसका मतलब ये चीज क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। ठीक है, इसी को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। अभी तुम ना इसको ए नेट बोलो, ठीक ना। ये dv/dt है। अब एक्सीलरेशन और भी टाइप का होता है, अभी मैं बताऊं। इसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं, इसको ए नेट बोल लो। और कुछ इसके साथ होता है, वो एक्सीलरेशन क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। एक होता है हमारा, अगर हम ऐसे करके वेलोसिटी स्पीड का हम रेट निकालेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। बताओ इसको हम क्या बोलते हैं? बताओ इसको क्या हम एक्सीलरेशन बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, इसको हम क्या एक्सीलरेशन बोलते हैं? बोलो। नहीं, नहीं इसको सर। हम एक्सीलरेशन नहीं बोलते हैं। इसको ना एक एक ना, अब देखो ये आखिर ये चीज है क्या? अगर हमारा कांस्टेंट स्पीड जा रहा है और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक ना, इसके ऊपर बताया था, इसका मीनिंग बताया था। इसको हम क्या बोलते हैं? सिर्फ अगर हमारा स्पीड में जा रहा है, ठीक ना, स्पीड यहाँ पे डिवाइडेड बाय टी कर चुका हूं ना मैं, मतलब स्पीड में हम चेंज देख रहे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं? अभी के लिए एटी बोल रहे हैं, ठीक है। एटी को बोलते हैं हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ऐसा चीज जो होता है ना, ये मतलब जो कि हमारा रेट ऑफ चेंज इन स्पीड है, मतलब ये हमारा एक टाइप का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? ओनली, सर सुनाई नहीं दिया था सर, फिर से बोल दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बोल दूं। बीच बीच में ना नेटवर्क का इशू अभी भी खत्म है। ओनली चेंज इन स्पीड। ओके, तो देखो इसका क्या हुआ? देखो dv/dt तो समझ में आ गया कि ये हमारा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? ए नेट बोल देते हैं, ठीक ना, एक्सीलरेशन का नेट बोल देते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब ये स्पीड में चेंज जो होता है ना, इसको हम एटी बोलते हैं, ठीक ना, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक ना। इसका काम क्या होता है? ओनली चेंज इन स्पीड। इसका काम ना ओनली स्पीड को चेंज करने का काम होता है। एक और आता है हमारा एक्सीलरेशन, ए आर, इसको हम ना रेडियल एक्सीलरेशन बोलते हैं, रेडियल एक्सीलरेशन। ठीक है, बस अभी थोड़ा बहुत इसके बारे में तुम्हें समझना है कि ये चीज है क्या। इसका डिटेल हम ना सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। रेडियल एक्सीलरेशन का जो काम होता है, ओनली डायरेक्शन चेंज करने का, ओनली डायरेक्शन चेंज। ठीक है, अब देखो एटी क्या करता है? स्पीड में चेंज लाता है, और ए आर क्या करता है? रेडियल में। तो एक्सीलरेशन के ना दो टाइप होते हैं, ठीक है। अगर मानो कि एक तुम्हारा कर्व पाथ है, एक कुछ इस टाइप का पाथ है, तो देखो हमेशा कैसा भी पाथ हो, एक सर्कल तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं? बताओ, कैसा भी होगा तो एक सर्कल एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। जैसे यहाँ पर भी बात करोगे तो एक सर्कल बनाया जा सकता है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा। किसी भी टाइप का कर्व बना लोगे ना, तो एक सर्कल उसे क्रिएट किया जा सकता है। चलो ठीक है, एक हम इस तरीके से सर्कुलर एक बना सब दिखाने के लिए, बस ऐसे समझाने के लिए। तो इसका चलो एक सेंटर यहाँ पर है। ये जो है ना ए रेडियल, वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, ए आर। और ए टी जो लगता है, वो हमेशा तुम्हारा क्या होता है? अलोंग जो टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। तो ये तुम्हारा टेंजेंट के अलोंग ए टी लग रहा होता है। ओके, इसीलिए ए टी को हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलते हैं, ए आर को रेडियल एक्सीलरेशन बोलते हैं, वो सेंटर की तरफ लगता है। तो बताओ अगर ये दो एक्सीलरेशन है, तो इसका ए नेट किधर आएगा? इसको आई और जे में अगर तुम देखोगे तो ए नेट क्या आएगा? इन दोनों के बीच से आएगा, आएगा कि नहीं? ए नेट वेक्टर है ना, ए टेंजेंशियल भी वेक्टर है, ए रेडियल भी वेक्टर है। तो ए नेट जो होगा वो एक्सीलरेशन इसके बीच से आएगा। तो ए नेट क्या होता है? तो अगर हमें ए नेट निकालना हो, मैग्नीट्यूड लगा लेते हैं ए नेट, तो वो हमारा बराबर होता है dv/dt जो तुम पढ़ते हो, ठीक है, ये ए नेट को बताता है।
वो चीज हमारा क्या होता है, अंडर रूट ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। ओके, ये होता है हमारा। अगर वेक्टर में लिखना चाहो ए नेट को तो कैसे लिखोगे, ए नेट को वेक्टर में लिखोगे तो यहाँ पे डायरेक्शन अभी जिस अनुसार से अभी ऐसा नहीं कि फिक्स होता है। ए नेट हमारा अभी आई के तरफ लगा हुआ है और प्लस माइनस यहाँ पे ए आर जो है हमारा वो जे की तरफ लगा हुआ है। ऐसे करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। ओके, अब आगे देखो, डी बी बाय डी टी, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, ए नेट, डी बी बाय डी टी को अब नेट बोलो, इसको मैंने इक्वल कर दिया किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ डी बी डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है, इसके इक्वल कर दिया। तो बताओ, तुमसे पूछा जाता है, बताइए कि ये कैसा मोशन है, और इसके साथ में एक कंडीशन दे दिया गया, ये जो होल्ड कर रहा है यहाँ पर हमारा ए नेट जो है, ए नेट जो है, ए नेट जो है हमारा वो हमारा ए टी है, ठीक है। ए नेट हमारा ए टी है और ए रेडियल जो है हमारा वो क्या है, 0 है, ठीक है। ये 1D मोशन है या कर्व मोशन है या कैसा मोशन? सर 1D होगा क्यों? सर, AR 0 दिया है सर। हाँ, ए आर जो होता है ना, यही तुम्हारा टुवार्ड्स द सेंटर लगता है, ए आर ही तुम्हारा सर्कुलर पाथ ना बोल के इसको अभी कर्व पाथ बोलो, ठीक है। ये तुम्हारा कर्व पाथ बनवाता है, कौन, ए आर बनाता है। और ए टी जो होता है टेंजेंशियल, समझो कि एक यहाँ पे पार्टिकल है, ये चलना स्टार्ट कर रहा है, ओके, एक कार है चलना स्टार्ट कर रहा है, इसको कोई घुमा ही नहीं रहा, घुमाने वाला कोई है ही नहीं। ए रेडियल जो है, ए रेडियल वो तो हमारा 0 है, ठीक है। इसको फिर ए टेंजेंशियल, तो स्ट्रेट लाइन के लिए टेंजेंशियल क्या होगा, आगे की तरफ ए टी, सिर्फ इसको ए टी लेके चल रहा है। तो अभी वाला जो हम कंडीशन पढ़ेंगे उसमें ए रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, तो ए आर जब हमारा 0 रहेगा तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा मोशन होगा, 1D मोशन, इसी को हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। ओके, अगला पॉइंट देखो, आईटी में पूछा गया है ये कौन सा मोशन शो करेगा, अगर हमारा डी बी बाय डी टी ग्रेटर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डी वी बाय डी टी से, अगर ऐसा कंडीशन है तो क्या होगा, नेट एक्सीलरेशन हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड से बड़ा है, और इसके साथ में कुछ कंडीशन दे दिया गया कि ए नेट जो है, ए नेट जो आ रहा है वो हमारा ग्रेटर आ रहा है किससे, ए टी से। ए टी जो वेक्टर होगा, एक्सीलरेशन होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड लगा लो, तो डायरेक्शन नहीं देखना पड़ेगा। अगर इससे हमारा बड़ा है और हमारा, अगर ये बड़ा है तो बताइए ये कैसा मोशन होगा, थोड़ा दिमाग लगाओगे आंसर बता दोगे, बताओ क्या आंसर होगा। ए नेट हमारा ए टी से बड़ा है, इसका मतलब बताओ कि अगर हमारा ए आर है कि नहीं है, ए रेडियल है कि नहीं है यहाँ पे, सर अगर है तुमसे सर, है, ग्रेटर देन 0। अगर ये तो हम बोल सकते हैं कि ए रेडियल हमारा 0 नहीं है, ठीक है। अगर ए रेडियल हमारा 0 होता तो ए नेट इक्वल टू ए टी होता, एक ही वेक्टर होता ना। फिर यहाँ पे ए नेट को बड़ा बोला है, इसका मतलब है ए टी ए आर हमारे पास, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। देखो ए नेट क्या होता है, ए नेट होता है हमारा ए टी से और प्लस ए आर से मिलके बना हुआ होता है। और यहाँ पर क्या बोल दिया कि देखो कंडीशन, ए नेट हमारा बड़ा है ए टी से, तो इसका मतलब ए आर है कि नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट, है कि नहीं है? अगर ए आर प्रेजेंट नहीं होता, ए नेट बराबर ए टी बोलते, है कि नहीं, ठीक है, हाँ बोलो। सर। हाँ, तो यहाँ हाँ पे सर। हम बस ये बोल रहे हैं, बड़ा छोटा नहीं बोल रहे, ए आर हमारा यहाँ पे प्रेजेंट, ए आर हमारा, और ए टी जो, अब ए आर हमारा प्रेजेंट है तो बताओ ये क्या करेगा हमारा, ए आर प्रेजेंट रहने से ये क्या काम करेगा, बताओ, कर्व पाथ बनाएगा, घुमाएगा। कर्व पाथ बनाएगा, ये कुछ ना कुछ घुमाएगा। अभी अब जैसे मैं सर्कुलर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कर्व बना देगा। ओके, तो ये वाला जो पाथ है हमारा, ये कर्व पाथ बना देगा। चलो अगर ऐसा कंडीशन हो जाए, डी वी बाय डी टी का मैग्नीट्यूड, और ये हमारा बराबर हो जाए
अगर ऐसा कंडीशन हो जाए, अगर हमारा स्पीड बड़ा हो जाए नेट वेलोसिटी से, तो ये कंडीशन क्या होगा? बोलो। अब हमारा स्पीड ही बड़ा है किससे? नेट एक्सीलरेशन से, मतलब स्पीड का चेंज नेट एक्सीलरेशन से बड़ा है। बोलो इस कंडीशन में क्या होगा? ये तुम्हारा नॉट पॉसिबल होगा। पॉसिबल है क्या ये स्पीड? बोलो। ये तुम्हारा नॉट पॉसिबल केस में जाएगा। तो यहां से तुम क्या बोलोगे कि जो तुम्हारा रेंज होता है नेट एक्सीलरेशन का, ओके, डी बी बाय डी टी का जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड लगा लेते हैं, इसका जो रेंज होता है वो हमारा क्या होता है? ग्रेटर होता है और इक्वल होता है किससे? डी बी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड का रेट टाइम के साथ, ये हमारा क्या होता है? इससे बड़ा होता है। ये ऊपर के फर्स्ट और सेकेंड को हम मर्ज करके ये चीज हम बोल सकते हैं, और थर्ड को हम नॉट पॉसिबल बोल सकते हैं। ठीक है, देखो ये वाला हमारा डीवी बाई डी ग्रेटर है। ठीक है, जब ये चीज हमारा ग्रेटर है, हम सेकेंड पॉइंट बोल चुके हैं ये हमारा ग्रेटर है, तो थर्ड पॉइंट कहाँ से हमारा पॉसिबल होगा? होगा नहीं होगा ना? आया? देखो अभी का जो नीट का जो पेपर हुआ, अभी का जो नीट का पेपर हुआ, उसमें बहुत स्टूडेंट का जो गलती हो रहा है, क्योंकि इसी टाइप के सवाल पूछे गए। वो सिंपल अगर तुमको डाटा दे देता है, फार्मूला के ऊपर बेसिस पे दे देता है, तो तुम बहुत आसानी से कर लेते हो। ठीक है, तो अगर तुम्हें इस टाइप से दे दे तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इन चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है। तो इस चीज के ऊपर अभी तो तुम काइनेमेटिक्स में इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में हम सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, फिर भी एक बार तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, कि ये जो पाथ वगैरह होता है ये हमारा किस पे डिपेंड करता है। ओके, तो जो हमारा पाथ है, तुम ये बोलोगे कि पाथ ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन अभी तुमसे अब जैसे ये सब चीज पूछा जा सकता है। ठीक है, बताइए पाथ ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन, 4 ऑप्शन दे दिया नीचे, डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन बताओ किस किस के बीच में? वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बीच में डिपेंड करता है। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारा इसमें पहला केस ले लेते हैं, केस 1, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री रहा, ठीक है, मतलब कि तुम्हारा पैरेलल और एंटी पैरेलल रहा है, पैरेलल और एंटी पैरेलल। ठीक है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पैरेलल और एंटी पैरेलल रहा। कहने का मतलब क्या कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चलो ये अभी स्ट्रेट चल रहा है, ओके, और इनके बीच में थीटा हम लेते हैं 0 डिग्री, मतलब क्या वेलोसिटी भी इधर, एक्सीलरेशन भी इधर, ओके। और एक केस और हम इधर बनाते हैं कि वेलोसिटी हमारा, चलो आगे की तरफ ले लेते हैं वेलोसिटी वेक्टर, और एक्सीलरेशन वेक्टर हम पीछे की तरफ ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे दोनों के बीच में थीटा आ गया 180 डिग्री। तो इन दोनों को बताओ। अभी चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि स्पीड हमारा इंक्रीज होता है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पीड डिक्रीज होता है। अभी इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, अभी बस इसको रहने दो। ये बताओ कि पाथ कैसा बनेगा? ठीक है, इन दोनों से रहने से हमारा क्या है, यहाँ पर कौन चीज बराबर है? ए आर बताओ क्या होगा हमारा? ए आर 0 है, हम स्ट्रेट पर जा रहे हैं, ठीक ना, स्ट्रेट पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो ए आर वेक्टर क्या होगा हमारा? 0 होगा। ठीक है, और ए नेट कितना होगा? ए नेट वेक्टर कितना होगा? ए टी के बराबर होगा। ठीक है, ए टी के बराबर होगा, और पाथ जो हमारा कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और पाथ जो होगा हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। तो जब भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन देखेंगे तो वहां पे समझ जाना ए आर क्या है हमारा? 0 है। ठीक है, चलो अगला कंडीशन। अगर थीटा इक्वल टू हम 0 डिग्री और या 180 डिग्री लेंगे, और इस बार हम ना कर्व पाथ लेंगे, स्ट्रेट नहीं लेंगे।
कर्व पाथ ले रहे हैं। पहले इसमें एक हम लेते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वाला केस, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, कर्व पाथ में अगर मैंने एक सर्कल ले लिया, ये सेंटर है, अगर कर्व पाथ तो बताओ क्या ए आर होगा, ए आर एक्सीलरेशन होगा, और ठीक है, और हमारा क्या होगा, वेलोसिटी होगा, ए टी होगा क्या, और बताओ इसमें क्या क्या होगा। अगर थीटा हम 90 ले ले, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर हमारा इधर हो गया, ठीक है, वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन वेक्टर किधर होना चाहिए बताओ, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में अगर हम थीटा 90 डिग्री लेते हैं तो बताओ, तो एक्सीलरेशन वेक्टर तुम्हारा किधर होना चाहिए, सेंटर की तरफ ही होना चाहिए। ए आर भी इधर होना चाहिए, ए टी भी इधर ही होना चाहिए, और तभी तुम ए नेट भी तुम बोलोगे इधर ही होना चाहिए। बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या, ए टी किधर लगता है, ए टी किधर लगता है, टेंजेंट में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, मतलब ये जो सर्कल का टेंजेंशियल क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर बताओ ए टी हमारा 0 होगा कि नहीं होगा, ए टी हमारा क्या होगा, 0 होगा, ओके। और ए आर हमारा क्या होगा, ये हमारा 0 नहीं होगा, ठीक है, ए आर हमारा यहाँ पे 0 नहीं होगा। और ए नेट कितना किसके बराबर होगा बताओ, हमारा ए आर वेक्टर के बराबर होगा, ए नेट हमारा ए रेडियल के बराबर होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोगों को? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, वेलोसिटी, ऐसा कंडीशन बताओ, वेलोसिटी और एंड एक्सीलरेशन के बीच में एंगल है हमारा 90 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। कब पॉसिबल है तुम ही बताओ, कब पॉसिबल है हमारा, एक्सीलरेशन तुम जानते हो 2 से मिलके बना होता है, ठीक से, ए टी से मिलके बना होता है और ए आर से मिलकर बना होता है। ए आर जो होता है वो हमारा किसके तरफ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर, और ए टी किधर लगता है, टुवर्ड्स द टेंजेंट। टेंजेंट जब ड्रॉ करोगे, टेंजेंट कभी भी आ सकता है सेंटर की तरफ, क्योंकि तुम्हारा क्या होना चाहिए, ए नेट जो ये जो सेंटर की तरफ बना हो, एक्सीलरेशन भी इधर ही आना चाहिए, ठीक है। तो किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा, ए नेट। सर सर्कुलर मोशन में सर वेलोसिटी का डायरेक्शन सर हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है क्या? हाँ हाँ, ए नेट जो है हमारा, ए नेट हमारा होता है ए आर वेक्टर, ए आर प्लस ए टी। देखो इसके बगैर भी काइनेमेटिक्स करवाया जा सकता है, लेकिन तुम्हें भी फील होना चाहिए, आखिर हम जो पढ़ने वाले हैं इसके पीछे रीजन क्या है, वो चीज सर्कुलर मोशन में, लेकिन थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए, ताकि अभी जो तुम 10-12 लेक्चर पढ़ोगे वो किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। डायरेक्ट करवा देने से एक तरीके से लगेगा कि रटाया जा रहा है। अभी तुम्हें अगर मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसका 50% भी समझ में आया ना, तो एक चीज समझ में आएगा कि आखिर ये चीज हो क्यों रहा है, चीज दिखना चाहिए, ओके। तो ए नेट जो होता है ए आर प्लस ए टी के सम से होता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इधर के ही तरफ हमारा वेक्टर होना चाहिए, ठीक ना, सर्कल के इसी लाइन की तरफ, क्योंकि वेलोसिटी इधर है, एंगल तभी हो सकता है जब एक्सीलरेशन हमारा ए नेट इधर हो, ए नेट इधर हो, ए नेट इधर होने से होने का मतलब है, ठीक ना, इसके तरफ होने का कि ए आर एक तो टेंजेंट की तरफ लगता है, एक सेंटर के तरफ। हाँ क्या, अच्छा एक बार रिकॉर्डिंग भी सुनना तुम लोग आज के लेक्चर का, ठीक है। तो चलो ए आर प्लस ए नेट, बीच में ब्रेक हो रहा है। ओके। तो यहाँ से बताओ ए टी को हम 0 करेंगे तभी तो ये पूरा का पूरा रेडियल के डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा कि नहीं, ओके। एक तो ये तुम्हारा कंडीशन हुआ। अब अगला कंडीशन अगर हम ऐसे करके ले ले कि चलो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री ले ले, तो बताओ इस कंडीशन में कैसा होगा, हमारा कर्व पाथ एक ले लो, ओके, और इधर के तरफ चलो वेलोसिटी हमने ले लिया, और ये कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, ठीक ना, इस कर्व पाथ का सेंटर होगा, और 90 से बड़ा हो। अब तुम जानते हो कि इसके तरफ हमारा क्या लगता है, रेडियल लगता है, ए आर तो इसी के तरफ लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर। ए टी किधर लगाओगे,
ताकि तुम्हारा एक्सीलरेशन हो वो तुम्हारा ग्रेटर देन 90 और दोनों के बीच में एंगल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में 90 डिग्री हो। अभी तक कितना है 90 डिग्री, तो इसका मतलब है कि इधर की तरफ हमारा आना चाहिए क्या, ए नेट इधर की तरफ आना चाहिए। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में एंगल हमारा ग्रेटर देन 90 तभी तो होगा। तो बताओ 80 किधर लगेगा, 80 किधर लगेगा, 80 किधर लगेगा। अब देखो ए आर एक वेक्टर है और रिजल्टेंट क्या होता है बीच से निकलता है, तो 80 को कहीं ना कहीं वो टेंजेंशियल है, वो कुछ इधर की तरफ लग रहा होगा 80, तभी तो ए आर और 80 के बीच से ए नेट निकलेगा। और इन दोनों के बीच में एंगल जो थीटा बोलोगे वो ग्रेटर देन 90 डिग्री बोलोगे कि नहीं, बोलो हाँ या ना सर। बोलो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूँ, अभी तुम्हें भले ही समझ में नहीं आए, वेलोसिटी आगे की तरफ जा रहा है, एक्सीलरेशन पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा। तुम आगे की तरफ एक्सीलरेशन समझो तुम्हारा गाड़ी चला रहे हो उसका ब्रेक है, ठीक ना, तुम आगे की तरफ जा रहे हो एक्सीलरेशन लग रहा है तुम्हें रोक रहा है, तो इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगा तुम्हारा घटेगा। ठीक है, इस केस में बताओ स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। पहला केस यहाँ पर जो स्पीड होता है वो क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है, सेम होता है। ठीक है, बताया भी था तुम्हें, जब कांस्टेंट v मतलब 10 10 10 10 से चल रहा हो। तो अगर एक तीसरा कंडीशन हम बनाते हैं कि जब हमारा तीसरा कंडीशन जब हमारा थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, इस टाइम पे कर्व पाथ कैसा होगा। तो सबसे पहले तुम क्या करो, एक वेलोसिटी को पकड़ो, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमने पकड़ लिया, बताओ ये एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर लेंगे, ये सेंटर हो गया, तो ए नेट हमारा कुछ किधर होना चाहिए बताओ, ए नेट हमारा इसके बीच से निकलना चाहिए ए नेट। तो बताओ ए आर तो हमारा फिक्स होता है, ए रेडियल तो हमारा फिक्स होता है कि ए रेडियल हमारा टुवर्ड द सेंटर होगा, तो 80 किधर होगा, 80 टेंजेंट के लोग इधर होगा, 80 हमारा इधर होगा। ठीक है, अब इस केस में बताओ कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी कुछ एंगल पर है, ठीक है, ये कुछ एंगल है जो थीटा लेस देन 90 डिग्री है। ओके, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा, स्पीड हमारा बढ़ेगा। ठीक है, अभी भले तुम्हें स्पीड के बारे में समझ में नहीं आया, स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा, अभी तुम लिख लो। ठीक है, क्लास खत्म नहीं हुआ, क्लास खत्म होते होते एक बार वापस से मैं आऊंगा और तुम्हें खुद बताओगे कि सर ऐसे होगा। ओके, अब एक चीज देखते हैं, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, अभी आगे जो जो हम पढ़ने वाले हैं ना उनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू बता दे रहा हूँ कि क्या होता है। मान लो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई, तुम यहाँ पर हो और यहाँ से किसी भी गेंद को सोचो कि कुछ एंगल से ऐसे करके तुमने फेंक दिया, ठीक ना, कोई भी स्पीड यहाँ पे यू स्पीड किसी एंगल थीटा से तुमने फेंक दिया, तो बताओ क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो बताओ अगर मैं एक कोई पॉइंट ऐसे करके लूँ, कुछ कुछ पॉइंट में मार्क करता हूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ए बी सी पॉइंट मार्क करता हूँ, ए बी सी। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, जब तुम गेंद को इसी तरीके से कुछ एंगल से फेंकते हो, तो बताओ इधर की तरफ तो टेंजेंट कोई भी कर्व पाथ है तो इधर की तरफ हमारा वेलोसिटी जाएगा, इधर की तरफ वेलोसिटी ड्रॉ कर लो, कर्व की तरफ वेलोसिटी तुमने हर एक इंस्टेंट पे ड्रॉ कर दिया। ठीक ना, वेलोसिटी वही होता है जिधर तुम्हारा मोशन करने का डायरेक्शन होता है। ओके, अब तो एक जानते हो ना, जब हम किसी चीज को हवा में फेंकते हैं ग्राउंड के कांटेक्ट से जैसे ही बाहर हो जाता है, जैसे तुम अर्थ पे लेट रहे हो, ठीक है ना, अर्थ पर हो तुम सोए हुए हो, ठीक है, तब तक तुम्हारा क्या होता है, एक्सीलरेशन काम करता है बॉडी। जैसे ही तुम्हारा एयर में तुम चले गए तब क्या काम करने लगता है बताओ, ग्रेविटी, ठीक ना, ग्रेविटी काम करने लगता है। तो वो ग्रेविटी क्या करता है, ग्रेविटी एक टाइप का एक्सीलरेशन, ठीक है ना, एक जी भी एक टाइप का एक्सीलरेशन है। तो यहाँ पे जी किधर लगेगा, नीचे की तरफ, यहाँ पर जी इधर लगेगा। जी हमेशा हर एक चीज को नीचे की तरफ लेके आता है, ऐसे याद रखो, धरती माता किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ठीक ना, वो सबको जैसा भी हो सीधा का सीधा वाई की तरफ समझ लो, इस तरीके से जी लगाता है। ओके, तब बताओ कि यहाँ पर एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल थीटा क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यहाँ पर थीटा क्या है, इक्वल टू 90 डिग्री है, और यहाँ पे थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री। बताओ पहले वाला कंडीशन में स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, इस जगह पर मैं बात कर रहा हूँ, स्पीड ए पॉइंट पे घटेगा,
किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो ऊपर जाके जीरो होता है ना, मतलब यहाँ पे घटना स्टार्ट करता है जितना तुम स्पीड से फेंक रहे हो, जैसे जिसके ऊपर जगह घटना जगह एक पॉइंट आता है जहां पर स्पीड क्या हो जाता है, इक्वल पॉइंट पे एकदम जीरो हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर तुम्हारा नीचे की तरफ स्पीड आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड का बात करते हैं स्पीड का, तो और नीचे नीचे ना ऐसे करके मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड यहाँ पर क्या होता है ना, इंक्रीज कर जाता है। होगा। हम यहाँ पर ना मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, मतलब मैग्नीट्यूड क्या बोल रहा हूँ मैं कि नेगेटिव में बढ़ते जाता है, ठीक ना, बहुत तेजी से गिरना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ के बाद यहाँ पर स्पीड जो होता है जीरो हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड करने का मतलब सीधा स्पीड, और यहाँ पर स्पीड तुम्हारा क्या होता है, घटना स्टार्ट हो जाता है। ये बताओ ये चीज ट्रूथ है कि नहीं, तुमने ये फील किया होगा कि नहीं। किसी चीज को फेंकते हो, स्पीड घट रहा है और टॉप पे गया, ठीक है, टॉप पर जाते क्या होता है, जीरो हो जाता है, फिर उसके बाद जब नीचे आता है ना तो बड़ी तेजी से गिरता है कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो तुम इसके बारे में, सर हाँ तो इसके बारे में क्या लिख सकते हो, स्पीड ऑफ, अभी मैं वेलोसिटी डायरेक्शन के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पीड लिख रहा हूँ। स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज या और डिक्रीजेज, इट्स डिपेंड्स ऑन direction of velocity, and tangential acceleration। ओके ठीक है। ओके चलो अब एक कुछ पॉइंट और समझाता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अगर हमारा केस, कुछ केस बना के, ठीक है, ये सब चीज को एकदम कॉन्सेप्ट वाला ये चीज है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इसको हमेशा प्रूफ करता नहीं रहना कि क्या होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, एक सेकंड, इसको समझाने के लिए ना एक बार हम इक्वेशन ऑफ मोशन पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस पे आते हैं। ओके तो ये चलो कुछ कॉन्सेप्ट था, और इनको और एक्सप्लेन में अभी हम समझेंगे। ये सब चीज तुम वापस से पढ़ोगे सर्कुलर मोशन में। अब आगे हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो ये इक्वेशन ऑफ मोशन पे पूरा काइनेमेटिक्स खत्म हो जाता है। ओके इफ, ये कब कब अप्लाई होगा, इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। देखो कब सर, ये लगाओ, कब में नहीं आएगा? क्या ये जो टेस्ट होगा संडे को, उसमें तो नहीं आएगा ये सब? नहीं आज का लेक्चर नहीं आएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन कब, इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्लास लेफ्ट कर दो, ठीक है, ये समझ में नहीं आएगा तो आने वाला काइनेमेटिक्स ही समझ में नहीं आएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट एंड पाथ इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस जगह पे हम क्या लगाते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। टोटल कितने इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, एक बार ऐसे भी सवाल नीट में आ चुका है, तो टोटल सर इक्वेशन ऑफ मोशन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, ठीक है। बहुत लोग 4 बोल देते हैं, चौथा बताऊंगा किसको बोल देते हैं, वो गलत है, ठीक है, वो एक ड्राइव रिजल्ट है। ओके और ना ये तुम्हारे बोर्ड में 5 नंबर में ना ड्राइव करने के लिए भी तुम्हारा यहाँ बोर्ड जो होता है उसमें भी आ जाता है, 5 मार्क्स में आ जाता है इसके रिजल्ट को ड्राइव करने के लिए। तो तुम्हें क्या करना है, देखो ऐसे उसको समझाना है, मतलब टोटल 3 ऑफ इक्वेशन निकालने का 5 मार्क्स मिलता है, तो तुम्हें ये थोड़ा समझना भी होगा। तो कैसे तुम उसको कन्विंस करोगे जो तुम्हें वो 5 मार्क्स दोगे। तो एक सपोज हमने बनाया, एक कार है, ठीक ना, ये t इक्वल टू 0, मतलब समझते हो ना इनिशियल टाइम, इसको हम बोल देते हैं t1 पर रेस्ट पे था, और t2 टाइम पे, चलो टाइम कितना लिया, t टाइम लिया। ओके और स्टार्टिंग में जो स्पीड था उसको हमने u स्पीड बोल दिया, जो बाद में का स्पीड था उसको हम v स्पीड बोल दिए, ठीक है। और साइड में ना थोड़ा लिख भी लो, एट t इक्वल टू 0,
ब्रैकेट में लिख लो रेस्ट, ठीक है ना। एट टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी इनिशियल लिख लो, इनिशियल वेलोसिटी इज u and at any time t2 equal to t final velocity is v, ठीक है। थोड़ा हमने एक्सप्लेन कर दिया हमने क्या लिया। अब बताओ एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है एक्सीलरेशन का? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, होता है कि नहीं एक्सीलरेशन में? हाँ सर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, यानी तो v फाइनल माइनस v इनिशियल या इक्वल टू t फाइनल माइनस t इनिशियल, जो ठीक लगे वो लिख सकते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताओ v2 क्या, ऐसे करो कि फाइनल v, चलो इसको फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज तो हमेशा हम फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं, ओके। एक्सीलरेशन को हम a से डिनोट कर देते हैं, और v फाइनल के जगह पर क्या लिखोगे, v इनिशियल के जगह पे क्या लिखोगे, u डिवाइडेड बाय t फाइनल के, t2 के जगह पे t लिखोगे और t इनिशियल के जगह पे क्या लिखोगे 0, तो यहाँ से क्या लिखोगे एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t, ओके। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v माइनस यू इक्वल टू 80, v इक्वल टू u प्लस 80, ओके। ये तुम्हारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस 80, ओके। तो ये तुम्हारा पहला हो गया, और यहाँ पर लिख दो कि v तुम्हारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी u। जब भी हम फाइनल कोई रिजल्ट निकालते हैं ना, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां के बारे में हम लिख देते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा क्या क्या है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला में कौन कौन सा टर्म है, और u क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ये तुम्हारा क्या है एक्सीलरेशन, और t क्या है तुम्हारा टाइम। भले तुमने ऊपर में एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन लास्ट में वेयर, जो भी चीज लिखो उनके बारे में एक्सप्लेन कर दो, v इक्वल टू यू प्लस 80 में ये सब, ओके। एक ये तरीका हुआ इसको निकालने का, एक और मेथड देखना चाहो तो कर सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे, कोई एक ही करना। अगर सेकेंड मेथड, ये बताओ dv बाय dt इक्वल टू एक्सीलरेशन होता है, हम जानते हैं होता है, dv इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a dt लिख सकते हैं, ओके। अब इसी को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, dv इक्वल टू a dt है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। अब यहाँ पे dv है तो हमें लिमिट किसका लगाना होगा, वेरिएबल क्या है, वेलोसिटी है, तो और यहाँ पर a dt में वेरिएबल कौन है बताओ, टाइम है, टाइम है, a तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ से dv इक्वल टू a dt लिखो, और यहाँ पर ऐसे करके a को कांस्टेंट करके बाहर निकाल दो। अब यहाँ पर क्या करो, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी का क्या लिमिट लगाओगे, स्पीड कितना है u, और t इक्वल टू t, एनी टाइम t इक्वल टू t पे क्या लिखोगे लिमिट v, तभी लिखोगे। तो यहाँ से क्या लिखोगे, v माइनस यू इक्वल टू, a कांस्टेंट है, dt से कितना आता है, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट कहाँ से 0 से t, ओके। तो यहाँ से v माइनस यू इक्वल टू क्या हो गया 80, यहाँ से भी v इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। तो तुम्हें जो अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग कर लो। तो यहाँ से तुम्हें मिल गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बोर्ड में ऐसे नहीं कि दो मेथड कर देना, ज्यादा खुश करने के लिए ये काफी है। पहला चीज निकल गया, अब दूसरा निकालना है, ठीक है। अब दूसरा v इक्वल टू क्या जानते हो, dx बाय dt, जानते हो कि नहीं? देखो हम एकदम रिवर्स में काम करते रहते, पहले एक्सीलरेशन से स्टार्ट किया, पहला इक्वेशन मिल गया, फिर हम वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे, v इक्वल टू क्या होता है dx बाय dt। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बताओ, dx बाय dt इक्वल टू v के जगह पे अभी तुमने ऊपर से लिखा, ऊपर से क्या रिजल्ट निकाला, v बराबर क्या निकाला u प्लस 80, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो v इक्वल टू u प्लस 80,
ठीक है, अब तो हम ऊपर से देख चुके हैं ना, या नहीं तो लिख सकते हो कि अगर पहला इक्वेशन मान लो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम द एबव से तुम निकाल चुके हो, वहां पर भी लिख सकते हो, जैसे लिखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कोई एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो यहाँ से तुम क्या लिखोगे, dx बाई डी टी इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर dx को रहने दो और इधर की तरफ dt को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा u dt प्लस ए टी dt, ऐसे आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करोगे dx, ठीक है। तो चलो हम सब चीज स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो। बोर्ड में क्या करते हैं ना, थोड़ा सा हम लंबा करके करने का कोशिश करते हैं, एक बार में 2 स्टेप नहीं करते। u एज यहाँ पे dt वेरिएबल है ना, तो u आ गया, u तो एज ए कांस्टेंट फिर बाहर हो जाएगा, फिर dt प्लस यहाँ से a एज ए t और dt है ना, dt है तो t तो रह जाएगा, a बाहर हो जाएगा, t dt रह जाएगा। अब लिमिट लगाओ। सर नहीं नहीं दे रहा है। ओके, बीच बीच में ना कट जा रहा है, ठीक है। t इक्वल टू, अब देखो लिमिट, यहाँ पे मैंने ये बोला, देखो यहाँ से देखते चलो ना, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी है, ठीक है। वेलोसिटी की जगह पे u प्लस ए टी निकाल दो, तुमने ऊपर से देख लिया v इक्वल टू यू प्लस ए टी है कि नहीं, अभी तुमने निकाला। फिर उसके बाद तुमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, जैसे dt है इसका मतलब u कांस्टेंट है। अब यहाँ पे a t dt है, तो इसमें से बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि dt वेरिएबल है तो t रह सकता है, a नहीं रह सकता। तो वही चीज हमने कर दिया। अब लिमिट रखेंगे, अब टाइम है, मान लो t 0 रखोगे, t जब 0 रखोगे तो t इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या है, रेस्ट से स्टार्ट किया हो तो कोई पार्टिकल मूव ही नहीं किया। फिर जब हम t इक्वल टू एनी टाइम t पे जाएंगे तो उस जगह पे हम पोजीशन क्या लेंगे, तो चलो उस पोजीशन को हम s बोल देते कि s डिस्टेंस मूव किया। ओके, आया ये बात समझ में। लिमिट ऐसे समझो कि तुम t इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे हो, ठीक है ना, तुम रेस्ट पर हो, तुमने आगे बढ़ा ही नहीं। जब तुम आगे बढ़ा ही नहीं तो डिस्टेंस क्या है, 0, t इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस लिखा हम 0। मान लो t इक्वल टू t, किसी जगह पे हम यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है, यहाँ पे t इक्वल टू t पहुंच गए, तो इसके डिस्टेंस को मैंने s बोल दिया, ठीक है, ये 0 से t के डिस्टेंस को मैंने s बोल दिया, तो वही हमने s लिखा है। तो इसका हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे dx से x आएगा, लिमिट 0 से s रखेंगे, यहाँ पे u t आएगा, लिमिट 0 से t रखेंगे, प्लस यहाँ से a t स्क्वायर बाय t आएगा, लिमिट 0 से t रखेंगे। फिर यहाँ पर तुम क्या करोगे, लिमिट का वैल्यू रखोगे, तो यहाँ से क्या होगा, x में क्या रखोगे, s का वैल्यू रखोगे, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, s माइनस 0 हो जाएगा, s माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट u इंटू टी माइनस 0, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा a t स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2 होगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, s माइनस 0 को s लिखते हैं, इधर से u t प्लस क्या हो जाएगा, हाफ a t स्क्वायर, यही आएगा, बोलो आएगा। ये तुम्हारा आ गया सेकेंड इक्वेशन। हाँ सर। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो आ गया, ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ। वैसे तुमसे पूछा नहीं जाएगा कि पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, हम ऐसा नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो इसको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलने का एक ही कारण है कि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ा, देखो सेकेंड, ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी पता था तभी जाके हम ना दूसरा निकाल पाए, नहीं तो हम नहीं निकाल पाते, ठीक है। इसीलिए एक ऑर्डर में इसको ना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोला जाता है। अब आता है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम कैसे निकालें। ओके, जो थर्ड निकाला गया था वो क्या निकाला गया था, v इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो बताओ क्या बोलोगे, v का स्क्वायर प्लस सॉरी v इक्वल टू यू प्लस ए टी का स्क्वायर, यही करेंगे। तो v स्क्वायर इक्वल टू, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह कर सकते हो इसको, यू स्क्वायर प्लस, बोलो क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू यू प्लस ए टी, ऐसे लिखेंगे। अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने ब्रेक कर दिया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर रहने दो, यहाँ से कॉमन ना 2a ले लो, ठीक है। 2a कॉमन ले ले तो बताओ क्या होगा, पहले हम इधर से ले लेते हैं, 2a ले लेते हैं तो ut बचेगा सेकेंड टर्म से, पहला टर्म से हम कॉमन लेंगे तो बताओ क्या मिलेगा हमें। अगर हम ए स्क्वायर टी स्क्वायर में से अगर हम 2a बाहर ले ले तो यहाँ पे एक तो डिवाइड हमें 2 से करना पड़ेगा, 2 था नहीं तो, ओके। हमें एक तो हाफ से डिवाइड करना पड़ा और उसके बाद a बाहर निकल गया तो a और टी स्क्वायर रह जाएगा कि नहीं, बताओ। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। अब बताओ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कितना होता है, अभी तुमने ऊपर से देखा, ऊपर से ये देखो ना s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये क्या होता है, s होता है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारा क्या हो गया, इसके पहले का लाइन बताइए। हमने यहाँ से 2a कॉमन ले लिया, ऊपर से यू स्क्वायर रहने दो, फिर 2a कॉमन ले लो, बताओ 2a कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, ये वाला जो टर्म है सेकेंड टर्म को हमने पहले लिख लिया, ठीक है, सेकेंड टर्म को हमने फर्स्ट में लिख लिया, तो बताओ कितना होगा, ua निकाल लेंगे इससे तो कितना हो जाएगा, at बचेगा, सॉरी 2a कॉमन ले लेंगे तो ut बचेगा, फिर उसके बाद a स्क्वायर टी स्क्वायर में से 2a निकालोगे तो क्या बचेगा, हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा। अगर 2a को मल्टीप्लाई कर लो, देखो ऊपर वाला टर्म मिलता है कि नहीं मिलेगा, तो ये तुम्हारा आ जाता है। हाँ सर। ये आता है तुम्हारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको कम से कम 3 बार खुद से करोगे, ठीक ना। अब बताओ कि इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो सबसे पहले तुमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला इक्वेशन यूज किया, ठीक है। यहाँ पर तुमने क्या किया, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया, ठीक है। और यहाँ पर तुमने क्या किया, ब्रैकेट में लिख लो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा ना, तुमने क्या किया, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। तभी तो दोनों यूज किया, तो इसको हम थर्ड बोलेंगे कि नहीं। सर बोर्ड में हमें सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए फर्स्ट को प्रूव करना पड़ेगा क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमसे बोर्ड में पूछ दे कि चलिए निकालिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तुमसे पूरा पूछा जाएगा फाइंड तुमको कि ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो तुम्हें तीनों लिखना पड़ेगा। सेकेंड कैसे आएगा, पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकेंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, ठीक है। तो हमें बिना फर्स्ट किए हुए हम सेकेंड तक जा ही नहीं सकते, ना हम थर्ड तक जा सकते हैं, ठीक है। बोलो आया समझ में, जी सर। ओके। तो अभी देखो इसी चीज को हम 2 फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। अभी तक में जो हमने तीनों निकाला, अगर इसको हमें स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म जैसे हमें नीड पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, स्केलर फॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशन को और वेक्टर फॉर्म जैसे मैंने ड्राइव किया वैसे कर लेना, और लास्ट में लिख देना स्केलर फॉर्म में v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और वेक्टर फॉर्म में इसको क्या लिखोगे, v यू वेक्टर प्लस ए के ऊपर वेक्टर लगा देना, टी लगा देना, जो वेक्टर उसके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा देना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये स्केलर में डायरेक्ट लिख दो, इसमें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, बस टाइम वेक्टर नहीं है, बाकी जो वेक्टर है उस पर वेक्टर का सिंबल चढ़ा दो। थर्ड होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसको वेक्टर फॉर्म में क्या, इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके हम वेक्टर चढ़ा देंगे, ऐसे ऐसे करके। सर ये थर्ड इक्वेशन हम ग्राफ ड्रॉ करके भी प्रूव कर सकते हैं क्या, तो ग्राफ से भी कर सकते हैं हम, जब मैं ग्राफ रहूंगा ना तो इक्वेशन ऑफ मोशन ना ग्राफ से करवा दूंगा, ठीक है। अभी हम ग्राफ नहीं पढ़े हैं ना, अभी जैसे ये खत्म होगा 1-2 लेक्चर के बाद फिर हम ग्राफ पे आ जाएंगे, तब हम ग्राफ को पढ़ेंगे, ग्राफ से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा ना। अब देखो अगर तुमने ऐसे लिख दिया इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी तक में तुमने ठीक चल रहा था, मजे मजे में ये लिख दिया ना, तो ये गलत हो जाएगा,
ये वेक्टर फॉर्म में नहीं हुआ। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ए के ऊपर v वेक्टर डॉट v, वेक्टर v डॉट वेक्टर v इक्वल वेक्टर v डॉट v इक्वल टू, ठीक है, वेक्टर u डॉट वेक्टर u प्लस 2 इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर s। वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन कैसे कर दिया तुमने, a और s के बीच में कौन सा मल्टीप्लीकेशन किया, तुम्हें बताना होगा, ठीक ना। जब भी मैंने दो वेक्टर लिखा है, कभी भी देखो कि जब भी हम दो वेक्टर ऐसे करके या वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे करके कर रहे थे ना, तो यहाँ पे क्रॉस हो रहा था, या तो यहाँ पे डॉट हो रहा था। कभी तुमने इस टाइप से देखा, दो वेक्टर है, चलो ये जनरल हमारा है, या नहीं तो हम वेक्टर ए बी ऐसे करके कभी हमने लिखा क्या, ये दो टर्म, कभी नहीं। पूरा वेक्टर खत्म हो गया ऐसे कभी लिखा, नहीं लिखा ना। वेक्टर है, वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में ये हमारा सी है। ओके, आया बात समझ में, बोलो। सर इसका प्रोडक्ट स्केलर नहीं आएगा क्या? हाँ तभी तो करोगे, तो तभी तो इधर स्केलर फॉर्म तो सही लिख दिया ना हमने, हाँ हाँ सर, ठीक है ठीक है। स्केलर फॉर्म वी स्क्वायर प्लस, ये तो सही लिख दिया ना मैंने। इधर मैं काट दिया हूँ, तो एग्जाम में तुम ऐसे लिख के काट मत देना, ठीक है। इसमें समझाने के लिए लिखा कि तुम ये वाला काम मत करना। ओके, चलो एक और डेरिवेशन तुमसे पूछा जाता है। एक तो देखो ये 3 नंबर 5 नंबर का ये पूछा जाता है, और एक अलग से, यही सब वेल नोन है, ठीक है ना। इससे ज्यादा कैनामेटिक्स में और सब कुछ पूछा नहीं जाता। अभी तुम्हारा बोर्ड का भी पेपर होगा, ये तुम्हारा पेपर हो जाने के बाद नेक्स्ट वीक, तो वहां पे तुम्हें इस तरीके से प्रूव करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल in nth second of its motion, ठीक है, in uniformly accelerated motion, ठीक है। मतलब हमारा जो एक्सीलरेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म है, एक ही एक्सीलरेशन से हमारा जा रहा है। मतलब यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट भी बोल सकते हो। तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है nth पार्टिकल का। ओके, बताओ कैसे निकालोगे, ठीक है। चलो करते हैं इसको। तो देखो क्या है, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कहने का जो सवाल जो ये लिखा हुआ है ना, मान लो कि तुम यहाँ पर ए पे हो, बी पे हो, सी पे हो, ठीक है, उधर की तरफ तुम एफ पे हो, तुम ई पे हो, और इधर डी पे हो। P इक्वल टू 0 से तुमने स्टार्ट किया, यहाँ पे T इक्वल टू तुम 1 पे हो, F पे ना T इक्वल टू N पे पहुंचे हो, और E पे बताओ अगर ये N है तो एक एक सेकेंड पे हम बढ़ते जा रहे हैं। तो बताओ यहाँ पर कितना होगा टाइम, T इंटू n-1 n-1। अगर D पे हम बात करें तो टाइम कितना होगा, T इंटू -2 n-2 n-2। अब बीच में ना ऐसे ऐसे करके डॉट के लिए सी फॉर्म पे प्रेजेंट कर देती, ठीक है। इस तरीके का मोशन चल रहा है। तो बताओ अगर यहाँ पे अगर हम बात करें एफ पॉइंट को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। अगर हम एफ पर बात करें, अब हमसे पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द nth सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। अब देखो अगर इसके बीच का हमें डिस्टेंस पूछ रखा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रखा है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा, ठीक है। कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ कैसे निकालोगे। सर n सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट निकाल के सर n-n सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट निकाल के सर माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा क्या? एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसको इस पॉइंट को ना ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और कभी भी तुम पेपर में शॉर्ट वर्ड यूज नहीं करना। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक है। और ई वाला पॉइंट को लिख लो, डिस्प्लेसमेंट इन n-1th सेकेंड, ठीक है। तो इनका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, एक बार n सेकेंड में, एक बार n-1 सेकेंड में, तो हमें निकल जाएगा। एक्चुअल में मैंने क्या किया है बताओ,
अगर तुम्हें क्या करते हो p इक्वल टू ये 0 है, ठीक ना, और यहाँ तक का अगर तुम्हें बताओ लेंथ पता है कि हमें 50 मीटर है, 50 मीटर है, ओके। मान लो कि ये t इक्वल टू तुम्हारा 8 सेकेंड है और ये t इक्वल टू तुम्हारा 7 सेकेंड है, ओके। और तुम्हें 7 सेकेंड तक का यहाँ पे पता है, चलो ये 40 मीटर है, और तुमसे पूछा गया और लास्ट सेकेंड ना इसका यही वाला है, सब में इक्वल इक्वल इंटरवल जा रहा था, तो तुमसे पूछा गया तो बताइए कि क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट लास्ट सेकेंड में, nth सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, ओके। तो बताओ हम कैसे निकालेंगे, हम पहले क्या निकाल लेंगे, 0 से लेके 8 सेकेंड वाला काम निकाल लेंगे, फिर हम 0 से 50 मीटर पता चल गया, 40 मीटर पता चल गया, और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बताओ क्या इस वाला लेंथ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये चीज यही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो बताओ हम यहाँ से ए से एफ लिख रहे हैं ना, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, हमें निकालना है ई एफ, निकालना है लेंथ, स्ट्रेट लाइन है तो ई एफ निकालना है, तो बताओ कैसे निकालेंगे हम पहले क्या करेंगे, ए एफ निकालेंगे, ए एफ निकालेंगे, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ए ई माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, ओके। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं ए एफ इज डिस्प्लेसमेंट, ए एफ इज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन, स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट यही होगा ना, ट्रेवल्ड इन t इक्वल टू n सेकेंड, सो ए एफ बराबर बताओ क्या फॉर्मूला होगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू डिस्प्लेस ए एफ क्या बताता है डिस्प्लेसमेंट को, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट तो हो गया हमारा, क्या लिखेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ यहाँ पे टाइम की जगह पे क्या पुट करना होगा, हमें n पुट करना होगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, बाकी चीज को रहने देना, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर हो जाएगा, ए एफ बराबर, बताओ ये समझ में आया, बताओ ये समझ में आया, टाइम ओके। अब हमें निकालना है ए ई इज डिस्प्लेसमेंट, ए इज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन कैसे हुआ सर, t इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड, ठीक है, तो t इक्वल टू कैसे हुआ, t इक्वल टू n कैसे हुआ, यहाँ पे हमारा टाइम यहाँ से a से लेके f तक जाने का टाइम n सेकेंड है, तो इसका लिखेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हमने देखा ना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, t के जगह पे n रख देंगे। अब जैसे अब a इज डिस्प्लेसमेंट इन t माइनस 1 सेकेंड में है, ए यहाँ तक का टाइम कितना लग रहा है n माइनस 1, तो अब हमारा जो फॉर्मूला होगा ए ई, पहले तो हम अप्लाई करेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस बराबर ये फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बराबर, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, u के जगह पर तो u को तो रहने देंगे, t के जगह पर क्या लिख लेंगे, टाइम n माइनस 1 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है और स्टार्ट कहाँ से हुआ है, u से चला है, ठीक है, इनिशियल स्पीड t इक्वल टू 0 पे u है, तो हाफ इंटू ए और t के जगह पर लिखेंगे n माइनस 1 का स्क्वायर, ओके। अब तुम्हें क्या करना होगा बताओ, तुम्हें निकालना क्या है ई एफ, तो तुमने देखा है कि ई एफ इक्वल टू हम क्या करेंगे, ए एफ माइनस ए ई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके। तो अब यहाँ से ए एफ का वैल्यू तुम्हारा क्या था, यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर, इसमें हमें माइनस कर देना है ए ई, जो कि हमारा u इंटू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ जाता है, बहुत लोग ये लास्ट में कैलकुलेशन में गलत कर बैठते हैं, ओके। जितना वेटेज तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने का है उतना तुमको ये डिस्प्लेसमेंट निकालने का मिलता है वेटेज, ठीक है ना, उतना ही मार्क्स मिलता है, तो ये तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना, इसका कैलकुलेशन। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिखो यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर, अभी इसको ब्रैकेट में रहने दो, सेकेंड टर्म को सिंप्लीफाई करो, तो बताओ क्या लिखोगे, यू एन माइनस यू लिखोगे प्लस हाफ ए, इसको ना एन माइनस 1 का स्क्वायर लिखो, बताओ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 ए बी
तो 2n हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? एक बार में कोई एक ही स्टेप करो, an² माइनस यहाँ से un माइनस u प्लस, अब क्या कर दो, हाफ एन सबको मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, an²/2, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस a/2, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस an। बताओ आएगा कि नहीं? बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? यस करेंगे। हाँ ठीक है, अब क्या कर लो आगे देखो, एक बार में हम एक ही स्टेप कर रहे हैं। अब क्या करो, un प्लस हाफ an² है, अब माइनस ना सेकेंड टर्म जो उसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा माइनस un प्लस u माइनस an²/2, फिर माइनस a/2, फिर माइनस माइनस प्लस an, ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ से बताओ कुछ टर्म लग रहा है क्या तुम्हें कटने वाला है? ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कटेगा कि नहीं? an²/2 है, ये वाला कट जाएगा, सर un भी कर देगा, un भी कट जाएगा, un भी कट जाएगा, un भी कट जाएगा। ठीक है, अब कटने के बाद क्या क्या बचा है, क्या क्या बचा बताओ? u बचा है प्लस an को मैं पहले लिख रहा हूँ माइनस a/2, ये 3 टर्म बचा है, बचा है। हाँ सर। अब हम क्या लिखते हैं, u को रहने देते हैं, और यहाँ से ना इसको चलो ऐसे लिख लो, क्यों शोर कर रहे हो? किसका हो रहा है ये? बंद करो उसे। ऐसा करो, u माइनस a/2 प्लस an है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, u प्लस, चलो हम क्या लेते हैं, a/2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम a/2 कॉमन ले लेते हैं, तो बताओ हमें क्या क्या मिलने वाला है? a/2 कॉमन ले लिए तो बताओ, -1 ट्वाइस n -1। हाँ, प्लस यहाँ से ट्वाइस n हो जाएगा। हाँ ठीक है, सर। अब ये देखने में थोड़ा -1 ठीक नहीं लग रहा, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, u प्लस a/2 इंटू 2n-1, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ, तो ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा EF मिल गया, इसी को ना हम बोल देते हैं ना SNth सेकेंड में ये चीज हमारा मिला हुआ है। ये डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा SNth सेकेंड का है। ओके, तो ये इसको ना बोल दिया जाता है हम क्या, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, जो कि नहीं है। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है ये, पहला चीज यहाँ पे लिख लो कि एक्चुअली नॉट फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तुमसे ये पूछ लेगा कि ये, अच्छा एक चीज और इसके बारे में, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है क्या? नहीं सर। अब देखो ये फॉर्मूला नहीं, हमारा बहुत काम का है, लेकिन ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? यूटी होना चाहिए सर। हाँ देखो, एक तो इसको अगर हम डायमेंशनली देखें, s इक्वल टू यू प्लस, ठीक है, s इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू 2n-1 है, तो अगर डायमेंशनली देखें तो हम जानते हैं ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, s इक्वल टू हमारा u इक्वल टू हमारा होना चाहिए a/2 इंटू 2n-1, ये सब आपस में हमारा होना चाहिए। यहीं पर देख लो, ये हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारा क्या होता है एक्सीलरेशन। क्या डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन का डायमेंशन सेम है? नहीं सर ठीक है। नहीं है सर। ओके, ठीक है, एक चीज ये पता चला। हाँ एक सर। और सर ये सर यू होना चाहिए सर। कौन वाला? s इक्वल टू यू है तो नहीं सर। नहीं है, एक्सेलरेशन जो हाँ सर। क्या होना चाहिए? सर
यू लिखना चाहिए था आपने। आपने लिखा है डायमेंशन सर, ऑफ आपने ए। डायमेंशन ऑफ यू होना चाहिए। ओके ओके ओके। ठीक है, अब देखो इसी को क्या बोला जाता है, एस एन एथ, जो ये है तुम्हारा अभी जो रिजल्ट आया u प्लस ए बाय 2 इंटू 2n-1, इसको तो एकदम याद रखोगे, जैसे तुम्हारा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है वैसे तुम्हें इसे भी याद रखना है। तो ये हमें डिस्टेंस भी देता है, डिस्प्लेसमेंट भी देता है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस कब तक देता है बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड तक देता है। और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कब देता है, डिस्प्लेसमेंट if there is turning during, displacement if there is turning during nth second, ठीक है। अब देखो अगर पाथ हमारा स्ट्रेट लेंथ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, ठीक है। अगर हमारा पाथ स्ट्रेट लाइन है, ठीक ना, अगर यहाँ से t इक्वल टू 0 पे चला, t इक्वल टू t पे यहाँ पे आया, तो इक्वेशन ऑफ मतलब तो यहाँ पे हम यही बोलेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, सेम है। अगर यही चीज हमारा ऐसे करके टर्न हो गया, ठीक है, अगर हमारा ये ऐसे करके टर्न हो गया, तब बताओ ये जो फॉर्मूला ये हमें क्या देगा, तब हमारा ये फॉर्मूला क्या देगा, तब हमारा ये डिस्टेंस नहीं देगा, तब ये हमारा क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। डिस्प्लेसमेंट इज देयर एक्सेलरेशन लिखते हैं सर। सर फिर से बताइए, सुना नहीं, देखा भी टर्निंग नहीं। ड्यूरिंग nth सेकेंड। ओके, मैंने बोला ये जो फॉर्मूला है, अगर तुम्हारा पाथ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, पाथ तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है और तुम चल रहे हो t इक्वल टू 0 से, ठीक है, t इक्वल टू t तक, तब तो ठीक है तुम्हारा। इस केस में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आराम से तुम ये फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। अब अगर वही चीज हो जाए कि अगर हमारा ये पाथ ना चेंज करे, यहाँ से चला था, ओके, और फिर ये यहाँ को आ गया, फिर आगे की तरफ चल रहा है, ठीक ना कहीं ये चेंज किया है अपना पाथ, तब जो तुम ये ऊपर वाला ये फॉर्मूला लगाओगे तब ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देता है ये फॉर्मूला डिस्टेंस नहीं देगा तब, ठीक है। फिर तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ तक लगाओ, सबसे पहले अगर डिस्टेंस निकालना हो पहले यहाँ तक लगाओ, फिर यहाँ से यहाँ तक लगाओ, फिर दोनों को ऐड कर दो, तब तुम्हारा आंसर आएगा इस फॉर्मूला से। तो SNF सेकेंड वाला क्या होता है हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है। अगर पाथ स्ट्रेट लाइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे टर्न हो गया तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। आया बात समझ में? इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं। और कितना क्लास सर यू है और कितना क्लास बचा हुआ है, लगेगा सर, और कितना क्लास लगेगा? 15 लेक्चर और लगेगा। सबसे बड़ा ये है, u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है, एक्सीलरेशन इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। और तुमसे पूछा गया फोर्थ सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ निकालिए। बताओ कैसे निकालोगे। एस फोर्थ में तुमको पूछा है ना डिस्प्लेसमेंट, तो फॉर्मूला क्या जानते हो, u प्लस बताओ क्या था, a/2 इंटू 2n-1। इसको खुद से करोगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से u का वैल्यू, हाँ u का वैल्यू 2 दे रखा है, एक्सीलरेशन का वैल्यू 3/2 दे रखा है, 2 इंटू n के जगह पे 4-1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 + 3/2 इंटू 8 -
1 होता है 7, ये आ जाएगा 2 + 21/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 2 + 21 कितना होता है 10.5, ये आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है। चलो एक चीज, अब तो हम एग्जाम के बाद ही मिलेंगे ना। हाँ सर। अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों एक डायरेक्शन में है, ओके, तो बताओ वेलोसिटी क्या होता है, सेम डायरेक्शन है। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या लिख रहे हो, 15 लेक्चर में सेकंड भी खत्म हो जाएगा, 15 लेक्चर में सारा खत्म हो जाएगा। रिलेटिव मोशन भी आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी होता है। ये अगर हमारा सेम डायरेक्शन है तो वेलोसिटी जो होता है ना, वेलोसिटी इंक्रीजेस होता है, ठीक है। और अगर हमारा वेलोसिटी पीछे की तरफ हो, एक्सीलरेशन भी हमारा पीछे की तरफ हो, ठीक है, तो इस केस में ये भी क्या हुआ, सेम डायरेक्शन का ही एग्जांपल हुआ। होगा। हाँ, ऐसे इसको एक साथ लिखते हैं, तो इसको केस 1 बोल देते हैं, इसको केस 1, इसको केस 2, इसको केस 2। दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन है। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन। मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके, अभी के लिए मान लो इंक्रीज कर रहा है, अभी प्रूफ भी कर देंगे। केस 3 में मान लो वेलोसिटी तुम्हारा आगे की तरफ, एक्सीलरेशन तुम्हारा पीछे की तरफ। अगला 4th में क्या कर लो, केस 4 में वेलोसिटी तुम पीछे की तरफ कर लो, एक्सीलरेशन आगे की तरफ कर लो। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी में बोल रहा हूँ डिक्रीज वेलोसिटी। ये तुम देख कर ही तुम बताओगे कि वेलोसिटी का सर इवनिंग में मॉड्यूल का डाउट डिस्कस। ओके ठीक है, अगर मैं इवनिंग में रहा, ठीक है, तो मैं डिस्कस कर दूंगा, मैं बता दूंगा अगर कोई काम नहीं रहा मीटिंग वगैरह तो। अब देखो ये 4 केसेस बताया, तुमको याद रखना है। सेम डायरेक्शन में है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहा तो हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। चलो अब इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। चलो कोई एक केस पकड़ लेते हैं, और मैं कोई 1-2 करवा रहा हूँ, तुमको बाकी रिमेनिंग करना है खुद से, क्योंकि टाइम हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे करके बना लेना, वेलोसिटी इधर आगे की तरफ, एक्सीलरेशन भी आगे की तरफ। चलो वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड इसमें है। v = इक्वेशन क्या जानते हो, u + at जानते हो कि नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक्सीलरेशन हम, अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सीलरेशन हम कैसा पढ़ते हैं, कांस्टेंट। चलो एक्सीलरेशन अपने मन से हमने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया। ओके, बस हम टाइम को बढ़ाते चलेंगे, घटाते चलेंगे। जब हमारा टाइम t = 1 सेकेंड है, तब बताओ वेलोसिटी कितना होगा। ये फाइनल वेलोसिटी क्या होगा हमारा, इनिशियल कितना से था, 10 + 2 × 1 कितना आया, 12 मीटर पर सेकेंड। एक और टाइम बढ़ा लो, टाइम = ले लो तुम 2 सेकेंड, तो v = कितना हो जाएगा, u प्लस, अब u प्लस सीधा वैल्यू लिखते हैं 14। तो ये आ जाएगा 10 + 2 × 2 = 14 मीटर पर सेकेंड। t = 2 पे निकाला, फिर t, अब ऐसे टाइम तुम बढ़ाते चलो ना, t = 3 सेकेंड, तो तुम्हारा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 + 2 × 3, ठीक है। ये करोगे, ये कितना आ जाएगा, 16 मीटर पर सेकेंड। बताओ हर एक बार हमारा फाइनल वेलोसिटी जो है, हमारा फाइनल वेलोसिटी जो ये v है, वो हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब एक्सीलरेशन ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। एक्सीलरेशन क्या कर दिया, फाइनली वेलोसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है, जी हर सर। एक टाइम पे बढ़ा रहा है। तो चलो केस 1 हमने देखा, सेम। अब चलो एक और कुछ कोई लेते हैं, केस 2 लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम इनिशियल स्पीड को आगे की तरफ और एक्सीलरेशन को पीछे की तरफ, अपना मन से तुम्हें जो वैल्यू सही लगे वो ले लो। एक्सीलरेशन पीछे की तरफ है तो हम -2 लेंगे, आगे की चीज को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ये डायरेक्शन में।
और पीछे की तरफ हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ओके, तो हमारा एक्सीलरेशन नेगेटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे, और वेलोसिटी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट लिख लो मीटर पर सेकेंड ऐसा। अब चलो, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी, टी इक्वल टू 1 पर देखो, t इक्वल टू 1 पर बताओ क्या वैल्यू आएगा, 10 प्लस -2 इंटू 1, वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर t इक्वल टू सेकेंड टाइम पर देखो वेलोसिटी कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड पे कितना होगा, 10 रखो प्लस एक्सीलरेशन का वैल्यू -t टाइम 2 रखोगे, 2 दूनी 4, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे रखो, वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 प्लस -2 इंटू 3 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 4 तो बताओ वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सब डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी हमारा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी कैसा है, पॉजिटिव है कि नहीं। तो यहाँ पर हम सीधा का सीधा हम बोलेंगे कि वेलोसिटी जो है हमारा, वेलोसिटी डिक्रीजेज, ऐसे करके ना शॉर्ट में लिखते हैं वेलोसिटी डिक्रीजेज। ओके, ये समझ में आया, वेलोसिटी हमारा डिक्रीज हो रहा है। जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और बाकी दो केस है 3 और 4, तुम खुद से कर लोगे या एक और कर दो कोई, चलो केस थर्ड। जब हमारा एक्सीलरेशन आगे की तरफ और इनिशियल स्पीड u पीछे की तरफ हो, इस केस में बताओ, तो एक्सीलरेशन जो हम ये ले रहे थे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना, और वेलोसिटी u 10 लेकर चल रहे थे, इसको लेना। अब इस केस में बताओ क्या होना चाहिए, वेलोसिटी घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, और ये स्पीड को क्या लेना होगा, माइनस लेना होगा, पीछे की तरफ है साइन कन्वेंशन, लगा लो फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो बताओ t इक्वल टू 1 पे क्या आएगा वेलोसिटी, -10 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -8 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद कितना होगा, t इक्वल टू 2 पे बोलो कितना होगा, -10 प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा, -6 मीटर पर। आगे देखोगे तो घटता जाएगा, क्या वेलोसिटी घट रहा है कि नहीं घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है ना, -10 से -8 हो रहा है, फिर -8 से क्या हो रहा है, -6 हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। चलो एक केस 4 भी ले लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। केस 4, जब हमारा अब क्या बचा है, जब हमारा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों पीछे की तरफ हो, मतलब इसको तो u जब तुम्हारा -10 मीटर पर सेकेंड हो और एक्सीलरेशन जब तुम्हारा -2 मीटर पर सेकेंड हो, तब बताओ इस केस में क्या होगा, v का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस ए टी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, u की जगह पर -10, t इक्वल टू 1 सेकेंड लेकर हम देख रहे हैं, -10 -2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। फिर इसके बाद वेलोसिटी इसका शोर हो रहा है, फिर हम क्या लिखेंगे, t इक्वल टू 2 पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, -10 -2 इंटू 2 तो -14 आ जाएगा, हाँ सर, मीटर पर सेकेंड। अगला निकालोगे तो कितना आएगा, t एक और निकाल लेते हैं, t इक्वल टू 16 आएगा। तो वेलोसिटी आ जाएगा -16 मीटर पर। तो एक्चुअल में हमारे पास -10 था, 10 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद क्या हो गया, -12 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर इसके बाद माइनस कितना हो गया, 14 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद हो गया फिर हो गया हमारा -16 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ कि ये चीज हमारा घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये चीज हमारा घट रहा है कि बढ़ रहा है। अगर माइनस के साथ देखोगे तो ये चीजें क्या हो रहा है हमारा, अब देखो हम यहाँ पर क्या घट रहा है, हम क्या देखते हैं यहाँ पर, मैग्नीट्यूड देखते हैं, नेगेटिव, यहाँ पर लिखो नेगेटिव ओनली शो डायरेक्शन, नेगेटिव जो है ना ओनली डायरेक्शन हमें यहाँ पे बता रहा है, चेक
एक मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखना है। नेगेटिव में क्या बता रहा है, पीछे की तरफ हो रहा है। अब तुम डायरेक्शन देख रहे हो 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16 जा रहे हो। इसका मतलब ये चीज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और मैंने बताया ना, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ रहा है, पीछे की तरफ हमारा बढ़ रहा है। ओके, तो ये चारों केस समझ में आ गया, ये जो मैंने चारों केस। अब तुम क्या करोगे, तुम ये सब प्रूफ वाला चीजें याद नहीं रखोगे, ये एक बार देखने के लिए होता है। तुम्हें केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 याद रखना होगा। वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, अच्छी, अगर तुम्हारा सॉरी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इसके ऊपर और डिटेल में हम पढ़ेंगे आफ्टर तुम्हारा एग्जाम। ठीक है, तो चलो एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। आज का नोट डाउन करके इसको छोड़ देना, लेकिन आज पढ़ लेना, इसको नोट बना लेना, नहीं तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। अगले क्लास में मैं ये स्क्रीन करवाऊंगा, इससे आगे बढ़ेंगे हम। तो इसको देख लेना और बाकी एग्जाम के लिए पढ़ते रहो। ठीक है, जो भी डाउट आए पूछते रहो। चलो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।